आज हम एक एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे जिसे प्रूव किया गया कि हमारा डीएनए जो है वो सेमी कंजर्वेटिव नेचर का है। थियरी किसने दी थी? वाटसन एंड क्रिक, जो कि हमने पहले पढ़ रखा है। 1953 में इन्होंने थियरी दी कि हमारा डीएनए सेमी कंजर्वेटिव नेचर का है। सेमी कंजर्वेटिव नेचर क्या चीज़ है? तो सेमी कंजर्वेटिव नेचर यानी कि जब हमारा डीएनए कॉपी होता है, यानी जैसे ये है, तो एक डीएनए से हमारा जब 2 डीएनए बन रहा है तो इसी को रेप्लिकेशन बोल रहे हैं। इसमें दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होते हैं और हर एक स्ट्रैंड एक न्यू स्ट्रैंड बना करके उसके साथ पेयरिंग करके यानी 2 डीएनए बना लेता है। इसमें क्या है, ईच पेयर में हमारा एक तो पेरेंटल डीएनए होता है, दूसरा न्यूली सिंथेसाइज्ड यानी जो हमारा नया डीएनए बन रहा है वो होता है। ऐसे दूसरे में भी है। तो इन्होंने ये कहा कि हमारा डीएनए सेमी कंजर्वेटिव नेचर का। सेमी कंजर्वेटिव नेचर यानी कि ये इसका आधा पार्ट कंजर्व है, यानी आधा पार्ट हमेशा पेरेंट से आएगा, वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा। या फिर ऐसा भी नहीं हो सकता कि दोनों ही पार्ट एक में चला आए और एक पार्ट में पूरा ही न्यू हो। तो इसलिए इसको कहा कि सेमी कंजर्वेटिव नेचर है डीएनए का। लेकिन एक्चुअली ये प्रूव नहीं कर पाए कि ये कैसे, यानी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं दे पाए, बस थियरी दिया। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया हमारा मैथ्यू मिशेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्थाल ने 1958 में। एक्सपेरिमेंट इन्होंने क्या किया कि हमारा नाइट्रोजन का आइसोटोप लिया, 2 आइसोटोप, नाइट्रोजन 15 और नाइट्रोजन 14। आइसोटोप क्या होते हैं? आइसोटोप यानी कि जिसका नंबर, एटॉमिक नंबर हो वो सेम हो और एटॉमिक मास डिफरेंट हो। ये डिफरेंस क्यों आता है? एटॉमिक नंबर हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन के बेस पे होता है कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे एटम्स में होते हैं, दैट इज द एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक मास किस बेस पे होता है? एटॉमिक नंबर यानी कि हमारे प्रोटॉन्स कितने हैं प्लस हमारे न्यूट्रॉन्स कितने हैं। तो एटॉमिक मास कब डिफर करता है? जब हमारे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज़्यादा हो। तो क्या होता है, जैसे हमारा नाइट्रोजन 40, नाइट्रोजन 15 2 आइसोटोप है, तो एक में तो 7 नंबर ऑफ प्रोटॉन 7 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, दूसरे में क्या है 7 नंबर ऑफ प्रोटॉन 8 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गए। इसलिए ये नाइट्रोजन 14 और 15 आइसोटोप्स हैं। ये बात है कि ये दोनों रेडियो एक्टिव आइसोटोप नहीं है, क्लियरली मेंशन्ड है, ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप नहीं है। रेडियो एक्टिव आइसोटोप नहीं है तो ये चीज़ मेंशन क्यों किया? ये चीज़ मेंशन इसलिए किया क्योंकि कुछ केसेज में हम चेक कर लेते हैं कि रेडियो एक्टिविटी के बेस पे, जैसे कि हमने पिछले एक्सपेरिमेंट में चेक किया था कि हमारा जो बैक्टीरियोफाइज था वो इन्फेक्ट किया, तो वहाँ एक रेडियो एक्टिव है डीएनए, हमने चेक कर लिया। लेकिन यहाँ पे रेडियो एक्टिव आइसोटोप नहीं, तो हम चेक नहीं कर सकते। हमें क्या करना पड़ेगा इसकी चेकिंग के लिए? तो इसकी चेकिंग के लिए हम करेंगे CaCl का यूज, सीजियम क्लोराइड। सीजियम क्लोराइड एक ऐसा केमिकल है जिसमें जब हम दोनों डीएनए को सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो डेंसिटी ग्रेडियंट के बेस पर सेपरेट हो जाएगा। डेंसिटी ग्रेडियंट क्या होता है कि यानी एक की डेंसिटी ज़्यादा है, एक की डेंसिटी कम है। तो जब इसे सेंट्रीफ्यूज किया जाएगा तो जो हैवी आइसोटोप है, नाइट्रोजन 14 आइसोटोप है, वो हमारा नीचे आएगा, नाइट्रोजन 15 आइसोटोप नीचे आएगा और नाइट्रोजन 14 आइसोटोप जो होगा वो हमारा ऊपर आएगा, यानी कि दोनों की लेयर सेपरेट बनेगी। लाइटर ऊपर चला जाएगा, हैवियर नीचे आ जाएगा। इसीलिए यहाँ कहा कि डेंसिटी ग्रेडियंट सेपरेशन होगा दोनों आइसोटोप का। इन्होंने एक्सपेरिमेंट के लिए सबसे पहले तो ई कोलाई पे एक्सपेरिमेंट किया गया। ई कोलाई के बाद बाकी और भी ऑर्गेनिज्म पे और प्लांट्स पे भी एक्सपेरिमेंट किए गए। तो इसमें रिजल्ट क्या रहा कि ई कोलाई जो है उसको हमने ग्रो किया। उसे कौन से मीडियम में ग्रो किया? तो हमने हैवी आइसोटोप दैट इज नाइट्रोजन 15 में ग्रो किया। नाइट्रोजन 15 में पहले ग्रो किया। नाइट्रोजन 15 में ग्रो करने से क्या हो गया कि जो हमारा नया कंटिन्यूस हम ग्रो करते रहे तो कुछ समय के बाद हमें एक प्योर उसमें से कल्चर निकाला जिसके पास कम्प्लीटली नाइट्रोजन 15 आइसोटोप हो। अब इसे हमने दोबारा एक कल्चर प्लेट पे, एक सेपरेट कल्चर प्लेट पे ग्रो किया। 20 मिनट के बाद हमने उसको चेक किया। 20 मिनट हमने टाइम क्यों लिया है? ये चीज़ पहले से ही निकाला जा चुका था कि हाँ
ई कोलाई के डीएनए को रिप्लिकेट होकर के डबल होने में 20 मिनट का टाइम लगता है, इसलिए हमने इसके 20 मिनट का टाइम दिया। ये चीज़ पहले एक्सपेरिमेंट करके ये चेक किया जा चुका है। दूसरे ऑर्गेनिज्म को लिया जाएगा तो ये टाइम चेंज हो जाएगा, यानी उसका डीएनए रिप्लिकेशन में कितना समय लगता होगा वो मैटर करेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे 20 मिनट के बाद हमारा डीएनए जो था ई कोलाई का वो डबल हो गया, यानी रिप्लिकेट कर लिया। इसमें क्या देखा गया, जब इसको सेंट्रीफ्यूज किया गया तो ये ना तो हमारे नाइट्रोजन 15 वाले बैंड में आया, ना तो नाइट्रोजन 14 वाले बैंड में आया, लेकिन ये इसका एक सेपरेट बैंड बना, यानी कि ये जिस पोर्शन में आना चाहिए था उसमें नहीं आया। पोर्शन का सेपरेशन कैसे होगा, हैवी होगा तो बिल्कुल नीचे चला जाएगा, लाइट होगा तो बिल्कुल ऊपर आ जाएगा। हैवी और लाइट दोनों यानी मीडियम में है वो, तो वो उसका मिडल में बैंड बनेगा। तो क्या हुआ, जब इसका सेंट्रीफ्यूजेशन किया गया तो यहाँ दो नहीं बल्कि सिंगल बैंड आया। सिंगल बैंड क्यों आया, क्योंकि सेंट्रीफ्यूजेशन में इसमें इसके स्ट्रैंड सेपरेट नहीं हुए, बल्कि एक डीएनए दूसरे डीएनए से दूसरे अगर आइसोटोप का डीएनए होता तो सेपरेट होता। तो यहाँ पे सेम ही आइसोटोप था, यानी इसमें नाइट्रोजन 14 भी था एक स्टैंड, दूसरा स्टैंड नाइट्रोजन 15 का था। नाइट्रोजन ये 15 का, ये नाइट्रोजन 14 का आइसोटोप है। तो यहाँ पे क्या हुआ, दोनों ही एक ही बैंड पे आए जिसमें नाइट्रोजन 14 और 15 दोनों है। कोई बात नहीं, इसी कल्चर को जो हमने तैयार किया था और ग्रो करने दिया गया, यानी हमने सारा सैंपल एक तरीके से समझ लो कलेक्ट नहीं किया है, कुछ अमाउंट में कलेक्ट करके उसे सेंट्रीफ्यूज किया, उसे और 20 मिनट के लिए छोड़ दिया। यानी 20 मिनट तो हमने छोड़ा था, लेकिन 20 मिनट के लिए और छोड़ दिया, दैट इज 40 मिनट हो गया। 40 मिनट हो गया तो फिर क्या होगा, हमारा जो डीएनए है एक बार रिप्लिकेट किया था, 40 मिनट में ये 2 बार रिप्लिकेट कर जाएगा। जब डीएनए 2 बार रिप्लिकेट करेगा तो क्या होगा, इसमें जो हमारा 2 हाइब्रिड डीएनए जनरेट हुआ, यानी जिसके पास नाइट्रोजन 14 और नाइट्रोजन 15 दोनों का आइसोटोप है, वो तो कंजर्व रहेगा, वो कहीं नहीं जा रहा है। लेकिन एक दो जो हमारे नए डीएनए हैं वो बिल्कुल प्योर डीएनए जनरेट हो रहे हैं, और जो कि लाइट डीएनए क्यों है, क्योंकि पहले तो हमने 15 में ग्रो किया था, उसके बाद तो कंटिन्यूअस नाइट्रोजन 14 के आइसोटोप में ग्रो कर रहे हैं ना, नाइट्रोजन 14 के प्रेजेंस में ग्रो कर रहे हैं। नाइट्रोजन 14 के प्रेजेंस में ग्रो करेंगे तो ये जो भी नए स्ट्रैंड्स यानी रिप्लिकेट होंगे वो सारे नाइट्रोजन 14 वाले होंगे, यानी जो हमारा नाइट्रोजन 15 का था वो तो कंजर्व है, वो कहीं नहीं जा रहा। लेकिन जितने भी नए बन रहे हैं, नए सारे स्ट्रैंड जो होंगे वो हमारे नाइट्रोजन 15 के बन रहे होंगे। अब इसमें से जो कॉमन क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे वो क्या पूछे जाते हैं, तो एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि इससे कंक्लूड क्या होता है। कंक्लूड ये होता है कि हमारा डीएनए सेमी कंजर्वेटिव नेचर का होता है। दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि जो हमारा ये जनरेशन है, जैसे हमारे जनरेशन 1 पे कितने परसेंट डीएनए हाइब्रिड होंगे, जनरेशन 2 पे कितने परसेंट डीएनए हाइब्रिड होंगे। तो जनरेशन 1 सिंपल देखा जाए तो कितने परसेंट डीएनए हाइब्रिड हैं, बहुत ही सिंपल है, ये भी हाइब्रिड है, ये भी हाइब्रिड है, यानी जनरेशन 1 में जितने भी डीएनए नए बनेंगे वो सारे ही हाइब्रिड होंगे। दैट इज अगर हम जनरेशन 1 में देखें तो हाइब्रिड डीएनए जो जनरेट हुआ वो 100% है। अब इसमें क्वेश्चन आएगा कि एक तो इसमें नाइट्रोजन 14 है, इसीलिए तो ये हाइब्रिड है, तो इसलिए ये 100% यहाँ पे हाइब्रिड डीएनए। अगर पूछा जाए जनरेशन 2 में कितने परसेंट हाइब्रिड डीएनए है, तो जनरेशन 2 में देखो ये जो हमारे 2 डीएनए हैं ये तो बिल्कुल प्योर 14 है, 14 आइसोटोप वाले हैं। तो यानी ये 4 डीएनए में से देखें तो हमारा 2 डीएनए दैट इज 50% तो प्योर है और 50% हाइब्रिड हैं। तो इस सेकेंड जनरेशन में पूछा जाए कितने परसेंट डीएनए हाइब्रिड होंगे, तो हाइब्रिड डीएनए इक्वल टू 50% है। अगर पूछा जाए कि चलो मान लो हम 3rd जनरेशन भी इसको ग्रो करते हैं तो हमारे कितने डीएनए हाइब्रिड होंगे, यदि मोस्टली कितने नहीं कितने परसेंट डीएनए पूछा जाएगा तो कैलकुलेट कर लो। अगर यहाँ पे हमारे 4 डीएनए हैं, 4 डीएनए से 8 स्ट्रैंड्स निकलेंगे और 8 स्ट्रैंड्स रिप्लिकेट होकर के
8 डीएनए बनाएंगे। उस 8 डीएनए में 2 तो हमारे हाइब्रिड होंगे, बाकी जो होंगे वो हमारे प्योर होंगे। तो अगर परसेंटेज निकालें तो उसमें हमारे जनरेशन 3 में 25% डीएनए होंगे। इस तरीके से कुछ भी पूछा जाए, आप सिंपल अगर इसके बाद का पूछते हैं तो कैलकुलेट कर सकते हो। यानी कि जहाँ भी जाएगा ये हमेशा हमारा 2 स्ट्रैंड ही रहेगा। 2 स्ट्रैंड क्यों रहेगा, सोचो। यहाँ पे हमारा एक अब हाइब्रिड है, एक हाइब्रिड है, मैं ब्लू कलर ले लेता हूँ। जब ये सेपरेट होगा तो क्या बनाएगा, एक तो हमारा ये डीएनए है, दूसरा लाइट डीएनए, दूसरा 15 का ले लिया। अब हमारा 14 के प्रेजेंस है। 14 के प्रेजेंस में क्या होगा कि ये जो जनरेट होगा ये तो प्योर हो गया और ये हाइब्रिड हो गया। इस जनरेशन में ये आगे चल के जब सेपरेट होगा तो आगे चल के सेपरेट होने पे भी सेम केस रहेगा, और जब इसका डुप्लीकेशन होगा यानी पेयरिंग करेगा तो ये इस तरीके से होगा। यानी कंटिन्यूसली ये तो जनरेट होता जा रहा है ना। अब इसके आगे समझते हैं। इसके आगे कुछ खास नहीं, बस हाँ एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट और दिया हुआ है कि हमारा ई कोलाई के एक्सपेरिमेंट के बाद कुछ और प्लांट के साथ भी एक्सपेरिमेंट किए गए। अभी यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन है कि 80 मिनट के बाद रिजल्ट क्या होगा। 80 मिनट के बाद रिजल्ट क्या होगा, तो 80 मिनट के बाद सोचो 20 मिनट, फिर 40 मिनट, क्या फिर 80 मिनट आएगा, नहीं। अगली जनरेशन जो क्रिएट होगी वो 60 यानी जनरेशन 3 जो है वो हमारी 60 मिनट्स पे आएगी। 80 मिनट पे आएगी जनरेशन 4, तो 80 मिनट पे जनरेशन 4 आएगी। तो आप उसे कैलकुलेट करके चेक करो कि 80 जनरेशन 4 में हमारे हाइब्रिड डीएनए कितने % होंगे, ये आपको कैलकुलेट करना है। अब हम देखिए यहाँ पे तो एक और एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें रेडियो एक्टिव थायमिन लिया गया। थायमिन क्या है, रेडियो एक्टिव है। थायमिन कहाँ होता है, हमारे डीएनए में एक नाइट्रोजनस बेस होता है थायमिन। आरएनए में क्या होता है, अगर ये इसी केस में आरएनए हो तो क्या होगा, आरएनए में यूरेसिल होता है। एक्चुअली ये थायमिडीन है, थायमिन को या थायमिडीन को। और जब इसके प्रेजेंस में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, किस पे एक्सपेरिमेंट किया, पहला एक्सपेरिमेंट जो मिशेल्सन एंड स्थाल ने किया था वो इक्वलाई पे किया था। यहाँ पे किया गया वेसिया फैबा या फैबा बीन्स। फैबा बीन्स क्या होता है, सिंपली हमने खाया होगा, फली को बोलते हैं, फली को ही फैबा बीन्स बोलते हैं। इसकी सब्जी बनती है। इसको परफॉर्म किया था टायलर ने और अपने कलीग्स के साथ, और इस एक्सपेरिमेंट में भी यही चीज़ प्रूव किया कि जो हमारा डीएनए है वो हमारा सेमी कंजर्वेटिव नेचर का है। जब ये रिप्लिकेट होगा तो वो अपने सेमी कंजर्वेटिव नेचर को कंजर्व करेगा। थैंक यू।